हे एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने इस फिल्म को आज से 5 साल पहले पहली बार देखा था और तभी एक्सप्लेन भी किया था, पर कुछ रीजंस की वजह से मुझे उस वीडियो को हटाना पड़ा। लेकिन ये कहानी इतनी ज़्यादा खास है इसलिए मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने इस फिल्म को दोबारा देखा पर तब भी इसकी कहानी ने मुझे उतना ही इमोशनल किया जितना कि पहली बार। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप टाइम लेकर आराम से इस वीडियो को देखना। ये कहानी सच में आपका अटेंशन डिजर्व करती है। इस फिल्म का नाम है क्राइम या सैड रिवर। कहानी की शुरुआत होती है एक टीनेज लड़की याओ से। वो आज पूरी दुनिया से हार कर समुंदर के किनारे खुदकुशी करने आई थी और बिना एक भी बार सोचे वो सीधे समुंदर में कूद जाती है। अब यहाँ से हमें कुछ समय पहले का वक्त दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं याओ शहर की एक छोटी सी सोसाइटी में रहती है। उसकी मॉम मिस यान एक मसाज पार्लर चलाती है जिससे कि सोसाइटी के सारे लोग उन्हें नीचे नजर से देखते हैं। याओ जब छोटी थी तब उसके फादर गुजर गए और उनके जाने के बाद से मिस यान ही घर का सारा खर्चा उठाने के साथ साथ याओ की भी देखभाल करती है। उन्हें अपना काम पसंद नहीं होता पर उस काम के अलावा उन्हें कुछ दूसरा आता भी नहीं था, इसीलिए मजबूरन पैसे कमाने के लिए वो ये काम कर रही थी और इसी वजह से उनका व्यवहार याओ के प्रति बहुत ही रूखा सूखा हो गया था। सुबह सुबह याओ उठकर अपनी मॉम से कहती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, पर मिस यान उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती। स्कूल जाते वक्त याओ अपनी मॉम से कहती है कि उसे नई यूनिफॉर्म लेने के लिए पैसे चाहिए क्योंकि उनके स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, पर मिस यान उसे साफ मना कर देती है कि फालतू चीजों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यहीं पर हमारी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है साओ। साओ एक अच्छे लड़के होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा था। उसका घर याओ के घर के करीब ही था, यानी कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों ने अपनी अब तक की पूरी जिंदगी साथ ही बिताई थी। साओ याओ की बहुत केयर करता था, इसीलिए वो अपनी मिल्क बॉटल उसे दे देता है क्योंकि उसे पता था याओ ने कुछ खाया नहीं होगा। पर इस दौरान याओ उसे मना कर रही थी क्योंकि किसी की तरस खाने पर भला किसी को कहाँ अच्छा लगता है। पर साओ उस पर तरस नहीं खाता था बल्कि वो उसकी सच में परवाह करता था। स्कूल जाते वक्त याओ देखती है दूसरे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स एक लड़की को बुली कर रहे थे, पर वो उन सब चीजों को इग्नोर करके साओ के साथ अपने स्कूल आ जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि याओ के गरीब होने की वजह से उसे लोगों के कितने ताने झेलने पड़ते हैं। सभी बच्चों ने एक जैसे यूनिफॉर्म पहने थे सिवाय याओ के। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था सेमी। हमें पता चलता है सेमी का आज ही स्कूल ट्रांसफर हुआ है और ये वही लड़की थी जिसे कुछ देर पहले याओ ने कुछ लोगों से बुली होते हुए देखा था। सेमी याओ के पास आती है और पूछती है, क्या तुम मुझे जानती हो? याओ साफ जवाब देती है कि वो उसे नहीं जानती। दरअसल सेमी ये कंफर्म कर रही थी कि कहीं याओ ने उसे बुली होते हुए देख तो नहीं लिया। भले ही सेमी दूसरे स्कूल में बुली हुआ करती थी, पर आज स्कूल के पहले ही दिन उसे अच्छा खासा अटेंशन मिलने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर साओ पर पड़ती है। उसे देखते ही सेमी को उस पर क्रश आ जाता है। तभी उसकी नई दोस्त उसे बताती है कि उसका नाम साओ है और वो हमारे क्लास का प्रेसिडेंट भी है। पढ़ाई में जितना अच्छा है उतना ही बाकी चीजों में भी। पर वो लोग उसे कहते हैं कि वो याओ का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो पूरा दिन उसका बेबी सिटर बनकर घूमता रहता है। वही याओ साओ से कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए वो स्कूल के बाद हॉस्पिटल जाना चाहती है। साओ पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। याओ से कहती है कि ये उसकी पर्सनल बात है और वो उसे नहीं बता सकती। हम देख पाते हैं स्कूल में अवार्ड सेरेमनी मनाई जा रही थी जहाँ स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स को फ्लावर बुकेट देकर सबके सामने सम्मानित किया जाता है। ऑडिटोरियम में बैठे होने के दौरान एक लड़की पीछे अपनी दोस्त को उसके फोन पास करने की कोशिश कर रही थी, पर दूरी ज्यादा होने की वजह से फोन देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये देखकर साओ उसकी मदद करता है और जब वो फोन दूसरी लड़की को पास करता है तो उसे देखकर कुछ देर के लिए वो बिल्कुल खो सा जाता है, मानो उसे उस लड़की पर क्रश आ गया हो। उस लड़की का नाम है सन। सन भी साओ की तरह एक होनहार स्टूडेंट थी। हर साल की तरह इस बार भी उसे स्टेज पर अवार्ड दिया जाता है। इसी दौरान साओ का फ्लावर बुकेट सन से टकरा जाता है जिसके स्पर्श से अचानक सन चीखने लगती है और देखते ही देखते उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। उसे इसकी एलर्जी थी। सिचुएशन देखकर साओ तुरंत उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है एंड वहां जाकर उसे पता चलता है कि सन को फ्लावर से एलर्जी है। उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे माफी मांग रहा था। दोनों ही अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी थे, इसलिए दोनों की वाइब मैच हो जाती है और कुछ ही पलों में वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा रही थी। डॉक्टर कुछ टेस्ट लेने के बाद बताती है कि याओ को STD है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डॉक्टर बताती है ये जनरली इन्फेक्शन फिजिकल रिलेशन बनाने से या पब्लिक बात यूज करने से होती है। ये इन्फेक्शन इंसान के प्राइवेट एरिया से शुरू होता है जिसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राइवेट एरिया में पेन होना, थकान या आलस महसूस करना, अचानक वेट लॉस होना। अगर इसका टाइम पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ये गंभीर बीमारी जरूर है लेकिन इसका इलाज भी है। इसके ट्रीटमेंट में लेजर थेरेपी का यूज किया जाता है जिसमें टोटल 5 सेशंस होते हैं
जो टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। डॉक्टर के हिसाब से इस ट्रीटमेंट का पर सेशन कॉस्ट 5000 युआन होता है, जो कि याओ के लिए बहुत एक्सपेंसिव था। याओ उस इन्फेक्शन के बारे में सुन बहुत डर जाती है। वो कहती है उसने किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर समझ जाती है कि उसे इनडायरेक्टली इन्फेक्शन हुआ है, पर अब याओ के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज करवा पाए, इसीलिए वो घबरा जाती है। वो रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। इसी दौरान लिफ्ट में हम सन के ब्रदर फेई को देखते हैं। वो हॉस्पिटल अपनी सिस्टर से मिलने आया था। वो याओ को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी की स्कूल की लड़की है। वो उसे रोता हुआ देखकर उससे बात करने की ट्राई करता है, पर याओ उसका जवाब नहीं देती। अब जाते जाते फेई को हॉस्पिटल में अपनी बहन दिख जाती है। वो उसके पास जाता है और उसका हाल समझता है, पर ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि साओ की वजह से उसकी बहन को तकलीफ हुई। वो उसे थोड़ा र्यूडली बात करता है, जिसे देखकर सन अपने ब्रदर की तरफ से साओ से माफी मांगती है और उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं घर पर याओ उसकी बात को सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। वो हिम्मत करके अपनी इलनेस के बारे में अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है, पर उसकी मॉम उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही होती। उनका रूखा व्यवहार देखकर याओ को बहुत हर्ट होता है, इसलिए वो चाहकर भी अपनी इलनेस के बारे में अपनी मॉम को नहीं बताती। कुछ देर बाद साओ वापस अपने घर लौट आता है। वो याओ को आज की सेरेमनी से मिली हुई फ्लावर बुकेट देता है, जिसे लेकर याओ को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। तभी वहाँ पर साओ की मदर आकर उसे डिनर करने के लिए बुलाने लगती है। इस दौरान वो उसे कहती है वो किसी के भी विंडो के सामने खड़ा होकर ऐसे बात ना करे, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे। दरअसल साओ अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उस पर जान छिड़कते थे एंड याओ की फैमिली को नीची नजर से देखते थे। अगले दिन स्कूल में याओ क्लास के काफी देर बाद अटेंड करती है। टीचर्स पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वो अब तक क्या कर रही थी। या उनसे कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो वॉशरूम में थी। क्लास के भी सारे स्टूडेंट्स बारी बारी से बुक रीड कर रहे थे, पर याओ की वजह से क्लास का काफी टाइम वेस्ट हो चुका था और तभी पीरियड भी खत्म हो जाता है, जिससे सेमी को याओ पर बहुत गुस्सा आता है। वो धीरे धीरे उसे नफरत करने लगी थी। अब लंच पीरियड में सेमी की क्लासमेट उसे चैलेंज करती है कि अगर वो साओ को अपने साथ कैरोके क्लब ले जाने के लिए मना लेगी तो वो सब उसे अपना लीडर मान लेंगी। सेमी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और साओ के पास जाकर उसे अपने साथ कैरोके क्लब जाने के लिए इन्वाइट करती है, पर साओ उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास काफी सारे होमवर्क पेंडिंग है। लेकिन यहाँ सेमी किसी न किसी बहाने से उसे मना ही लेती है। स्कूल के बाद साओ अपने घर में बताकर कैरोके जाने लगता है, पर जाने से पहले वो एक बार याओ से मिलता है। उसे बात कर ही रहा था कि तभी याओ अचानक बेहोश हो जाती है। इस वक्त घर पर मिस यान भी नहीं होती, इसलिए साओ ही उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। इसी दौरान याओ अपने ख्वाब में अपनी पास्ट लाइफ को देख रही थी। हम देख पाते हैं जब वो छोटी थी तब उसके फादर भी उसके साथ हुआ करते थे। तब याओ की लाइफ बहुत ही खुशहाल थी। वह रोज अपने फादर के साथ खेलकर मुस्कुराया करती थी। उसकी मॉम एंड डैड दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं थी। पर जब उसके फादर चले गए तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसकी मॉम का व्यवहार भी उसके लिए काफी अलग हो गया। थोड़ी देर बाद याओ की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। जैसे ही वो उठती है वो अपने सामने साओ को देखती है, जो उसी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। या उसे पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा। साओ कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा हाइपरटेंशन की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। वो उसे पूछती है हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ। साओ कहता है बिल की चिंता मत करो। याओ कई बार फोर्स करती है लेकिन साओ से नहीं बताता, जिसे देखकर याओ से कहती है साओ तुम हमेशा ही मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हो। तुमने आज तक मेरी कई बार मदद की है और मेरी हालात ही ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी हेल्प को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर वो कहती है तुम्हें मेरी और मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें इसके बदले कुछ नहीं दे सकती। कुछ टाइम बाद साओ सेमी को कॉल करके बताता है कि किसी इमरजेंसी काम की वजह से वो क्लब नहीं आ पाया। अगले दिन स्कूल के बाद जब साओ याओ के साथ घर जाने की बात करता है तो वो कह रही थी कि उसे पहले हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए वो अकेले ही घर चला जाए। तभी अचानक साओ अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसे देने लगता है, लेकिन इस बार याओ उसकी मदद लेने से साफ इनकार करती है और उसके पैसे उसी को वापस देकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर सन भी आ जाती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहीं जब याओ स्कूल से हॉस्पिटल जा रही थी उसी दौरान सेमी भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो उन बुलिस को देख लेती है जो उसे उसके पिछले स्कूल में बुली किया करते थे। उन्हें देखकर वो तुरंत मर जाती है। कुछ देर बाद याओ एक लोकल क्लिनिक पहुंचती है। उसे वहां सस्ता ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, इसलिए वो अपना इलाज यहीं से करवाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो उस बिल्डिंग में इंटर करती है उसे वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं लगती और जब वो डॉक्टर के केबिन में जाती है तब वो आदमी ड्रिंक कर रहा होता है। ये देखकर याओ घबरा जाती है और बिल्डिंग से तुरंत बाहर आती है, पर तभी अचानक वहां सेमी आ गई थी और चुपके से उसकी फोटोज लेने लगती है। यहीं पर उसे सब कुछ पता चल जाता है कि याओ को क्या बीमारी है और अगले दिन वो इस सीक्रेट बात को अपने सारी दोस्तों के बीच फैला देती है। जब याओ स्कूल जाती है तो सभी लोग उसे गंदी नजरों से देख रहे थे, मानो जैसे वो इंसान ही ना हो। लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके सामने ही उसकी बुराइयां करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसकी मॉम के बारे में भी गंदी गंदी बातें करते हैं। वो लोग याओ के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो कोई वायरस हो और उसके छूने से उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। लोग उस पर गंदे कमेंट्स करते हैं, उस पर गंदा पानी फेंक देते हैं, लेकिन याओ बिल्कुल चुप रहती है। वो उनसे कुछ भी नहीं कहती, पर अंदर ही अंदर वो टूटने लगती है। उसे अपना स्कूल किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। एक दिन कुछ स्टूडेंट्स उसके बैग को रिवर में फेंक देते हैं या उसे निकालने के लिए पानी में उतर जाती है,
पर इसी दौरान उसका पैर पानी के एक पौधे में अटक जाता है और वो डूबने लगती है। लेकिन तभी वहां सुन का भाई फे आ जाता है और उसे तुरंत रिवर से बाहर निकाल लेता है। उसे लगता है कि याओ पानी में डूबकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। वो उसे समझाता है कि इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा कदम उसे नहीं उठाना चाहिए। लेकिन याओ उसे बताती है कि वो सिर्फ अपना बैग लाने गई थी, ना कि खुदकुशी करने। यहाँ फे उसे बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करा था। दूसरों की तरह वो उसे छोटा महसूस नहीं करा था, बल्कि एक इंसान की तरह देखता है। वो अंदर ही अंदर याओ को पसंद करने लगा था। पर जैसे ही वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, याओ उसे साफ कह देती है सब लोग उसे एक वायरस मानते हैं, इसीलिए वो उसके पास ना आए, वरना उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। वो तो बस याओ से दोस्ती करना चाहता था। वो एक मस्त मौला इंसान था। इसलिए अगले दिन वो किसी तरह उसे मना लेता है और अपने साथ घूमने ले जाता है। वो चाहता था कि याओ कुछ देर के लिए दुनिया से बाहर निकले और खुलकर सांस ले, और ऐसा ही होता है। उसे यहाँ का थोड़ा सुकून मिलता है। आज का पूरा दिन वो दोनों साथ में बिताते हैं। याओ को यकीन हो जाता है कि फे कोई बुरा इंसान नहीं है। इसलिए याओ से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे स्कूल में क्या बुलाया जाता है, मेरे साथ क्या क्या होता है? फे यहाँ जवाब देता है, हाँ मुझे सब कुछ पता है, मैंने सुना है, पर मुझे दूसरों की बातें करना पसंद नहीं, इसलिए मैं अपनी क्लास में चुप ही रहता हूँ। इसी वजह से मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं है। फे यहाँ उसे समझाता है कि जो लोग उसे बुली करते हैं, उनके अत्याचार को उसे इस तरह चुपचाप नहीं सहना चाहिए। वो कहता है जितना तुम सहोगी, उनकी हिम्मत उतनी ही बढ़ती जाएगी और तुम्हारी टूटती जाएगी। तुम्हें उनके साथ डट कर सामना करना होगा। जिस तरह वो तुमसे पेश आते हैं, तुम्हें भी उनके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए। कहीं ना कहीं याओ को भी उसकी बात सही लगती है। अगले दिन क्लास की एक लड़की याओ के बालों पर च्युइंगम चिपका देती है, पर इस बार याओ चुप नहीं बैठती। वो तुरंत उठकर वही च्युइंगम उस लड़की के बालों पर चिपका देती है। अगले दिन वो अपनी पुलिस को जवाब देती है कि वो कमजोर नहीं है। इस पर फे भी उसका पूरा साथ दे रहा था। अब जब सारी लड़कियां ब्रेक पर वॉलीबॉल खेल रही थी, तभी सेमी जानबूझकर याओ के सर पर बॉल फेंक कर मारती है, पर याओ भी चुप नहीं बैठती और वो उस बॉल को उठाती है और सीधे सेमी के सिर पर पूरी ताकत से फेंकती है। प्राउड ऑफ यू याओ। कुछ टाइम बाद जब याओ कैफेटेरिया से अपना मील ले रही थी, तभी एक लड़का उसकी तरफ चलते हुए आता है, लेकिन वो उसे इस तरह बर्ताव करता है जैसे याओ कोई वायरस हो और वो खुद को उसे छूने से बचा रहा था। पर उसके इसी हरकत की वजह से उसका मील उसके यूनिफॉर्म पर गिर जाता है। लेकिन वो लड़का उल्टा याओ पर ही गुस्सा करने लगता है, मानो इन सब की जिम्मेदार वो हो। उसे लॉन्ड्री के पैसे मांगने लगता है, पर तभी याओ वॉशरूम से एक पाइप लेकर उस लड़के पर पानी फेंक देती है और तभी उससे ये सब करते हुए साओ देख लेता है। साओ को याओ का बदलता हुआ रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसके हाथ से पाइप छीन कर वापस रख देता है। तभी वो देखता है कि याओ को ऐसा बनाने में फे उसकी मदद कर रहा है। वो गुस्से में फे से पूछता है, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? फे जवाब देता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस उसे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनने में मदद कर रहा हूँ। दोनों की बातें बहस में बदल जाती है और फिर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। साओ गुस्से में फे को एक जोर का पंच मारता है। कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि आज कैंपस में याओ ने जो कुछ भी किया था, उसकी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को वार्निंग देते हैं कि स्कूल में दोबारा कोई वायलेंस ना हो। और वहीं साओ से झगड़ा होने की वजह से फे को पनिशमेंट मिलती है, उसे क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है। तभी वहाँ उसकी सिस्टर सन आ जाती है। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो फे को अपनी मफलर देती है। उन दोनों के बीच का व्यवहार देखकर हमें समझ आता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। इसी दौरान फे सन से कहता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है और हमें समझ आता है वो याओ की बात कर रहा है। अगले दिन याओ अपनी मॉम के मसाज पार्लर जाती है, पर उन्हें काम में लगा देखकर वो अंदर नहीं आती। इसी दौरान मिस यान के व्यवहार से हमें समझ आता है कि वो नहीं चाहती थी कि कोई क्लाइंट जाने कि याओ उनकी बेटी है। वो पार्लर से बाहर आकर याओ पर बहुत गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हें मना किया ना कि जब मैं काम पे हूँ तो तुम यहाँ ना हो, क्योंकि लोग उनके काम की वजह से उन्हें जिस नज़र से देखते हैं, वो नहीं चाहती थी कि लोग याओ को भी उसी नज़र से देखें। पर याओ यहाँ फिर से कुछ पैसे मांग कर वहाँ से चली जाती है। मिस यान समझ नहीं पाती कि आखिर इन दिनों याओ उनसे बार बार पैसे क्यों मांग रही है। अगले दिन स्कूल की तरफ से म्यूजियम टूर पर जाना था। याओ बस में बैठी होती है, लेकिन तभी उसके स्टमक में दर्द होने लगता है, इसलिए वो अपनी दवाई लेकर वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद सेमी और उसके दोस्त बस पर चढ़ते हैं। वो देखते हैं कि याओ का बैग सीट पर ही पड़ा है। वो उसे परेशान करने के लिए बस कंडक्टर से कहती है कि सभी लोग आ गए हैं। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद याओ बाहर आती है, पर तब तक बस जा चुकी थी। वो घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ फेन आता है। वो बताता है कि अभी भी एक और बस बाकी है और दोनों उसी बस से म्यूजियम पहुंच जाते हैं। फे कहता है कि टूर के दौरान वो उसके साथ ही रहेगा। ये कहकर वो उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव कर देता है। वो कहता है कि जब भी उसे उसकी ज़रूरत हो तो बेझिझक वो उसे कॉल कर सकती है। म्यूजियम टूर के दौरान ये और फे एक साथ होते हैं और वहीं पर सन और साओ भी एक साथ होते हैं। याओ को उन्हें साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे ये पसंद नहीं आती कि साओ किसी और लड़की के इतने करीब जा रहा है। अब टूर का असली हिस्सा शुरू होता है। आज का टॉपिक था किसी भी सिचुएशन में खुद की जान कैसे बचानी है। वो एक रूम के अंदर जाते हैं जिसे कि केव की तरह डिजाइन किया गया था। वहीं एक आर्टिफिशियल अर्थक्वेक कराया जाता है और स्पीकर के जरिए बताया जाता है कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। इसी दौरान याओ का पूरा ध्यान साओ और सुन पर ही था। वो देखती है कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं और अब साओ से दूर होता जा रहा है।
उसे अपने लिए बहुत दुख होता है क्योंकि साहू एक ऐसा इंसान था जो उसकी सच में परवाह करता था। टूर खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी बस की तरफ लौटने लगते हैं। तभी याओ को सीट पर अपना बैग मिल जाता है। वो तुरंत बैग खोलकर अपने पर्स को चेक करती है, पर इतने दिनों से जो पैसे याओ अपनी मॉम से मांग कर धीरे धीरे जमा कर रही थी वो उसके पर्स से गायब हो जाते हैं। वो तुरंत समझ जाती है ये काम सेमी ने ही किया है। हम देखते हैं सेमी ने उन्हीं पैसों को ढेर सारी कुकीज खरीद ली थी और वो उन्हें लोगों में बांट रही थी। याओ को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना एक पल गवाए उसे जोर से पीटने लगती है। लेकिन तभी साओ आकर दोनों को झगड़ने से रोकता है। पर यहाँ साओ पूरी सच्चाई जाने बिना ही याओ को ही गलत समझ बैठता है। थोड़े वक्त बाद दोनों एक जगह मिलते हैं और साओ से पूछता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम आजकल लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी हो। याओ कहती है मुझे ये सब करने मजा नहीं आता, पर हालात ही ऐसे हैं कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर साओ पूछता है किस बात की प्रॉब्लम है तुम्हें, लेकिन याओ कुछ नहीं बताती। वो कहती है साओ आजकल तुम बहुत बिजी हो गए हो ना, तुम्हारे नए दोस्त जो बन चुके हैं, मुझसे बात करने का तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो वैसे बर्ताव मत करो जैसे तुम मेरी परवाह करते हो। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो जेलस है। वो उसे कहती है हम साथ जरूर बड़े हुए हैं पर हमारी परवरिश एक दूसरे से बहुत अलग है। वो कहती है साओ तुम हर चीज़ में लकी हो, तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, बाकी सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी अच्छे हो, पर मेरी लाइफ तुमसे बिल्कुल अलग है। मैं कभी कभी सोचती हूँ काश मेरी लाइफ भी तुम्हारी जैसी होती। वही सब शिकायतें करते करते उसे गले लगाकर रोने लगती है। साओ एक शब्द नहीं बोलता, उसकी बातों को सुनता रहता है। अगले दिन याओ अपनी मॉम के पार्लर में पैसे ढूंढने लगती है क्योंकि उसका इन्फेक्शन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अगर जल्दी इलाज ना हो तो ये और भी गंभीर हो सकता है। तभी ढूंढते ढूंढते उसे एक और पैकेज मिलता है जिसमें पूरे बंडल भरकर पैसे होते हैं। पैकेज देखकर उसे समझ में आता है कि उसकी मॉम ने ये उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए जमा किया है। तभी इतने में ही वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। दरअसल उन्हें याओ की दवाइयाँ देखकर उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया था। वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है, उसे डांटने लगती है। याओ उन्हें समझाती है कि उसे नहीं पता उसे ये डिसीज कैसे हुआ, जबकि वो कभी कोई होटल गई भी नहीं उसने कभी किसी का टाल यूज किया है। तभी अचानक टाल सुनकर मिस यान बिल्कुल शांत रह जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी बेटी को उनकी ही लापरवाही की वजह से डिजीज हुई है। दरअसल याओ अपनी मॉम की पार्लर में ही बात लेने आया करती थी, पर उसकी मॉम के कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जो कभी कभी गलती से याओ के टावल्स यूज कर लेते थे और उन्हीं टावल्स को अपना समझ कर याओ भी यूज करती थी। इसी वजह से उसे ये डिजीज इनडायरेक्टली हो गई। मिस यान को ये जानकर बहुत बुरा लगता है। अब तो वो याओ को ही गलत समझ बैठी थी, पर जब उन्हें पता चलता है कि इतने समय से याओ अकेली ही कितना कुछ सह रही है तो उनका दिल भर आता है। वो याओ का हाथ पकड़ती है, उसे अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आती है। याओ को हमेशा लगता था कि उसकी मॉम उसे प्यार नहीं करती और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी परवाह करता है, पर आज उसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। दरअसल इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से मिस यान का व्यवहार रूड हो गया था, पर वो अपनी बेटी से उतना ही प्यार करती थी जितना हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। अब रात होती है, याओ साइकिल से अपने घर जा रही होती है। इसी दौरान रास्ते में उसे वही बुलीज दिखते हैं जो सेमी को मार रहे होते हैं। पर याओ सब कुछ इग्नोर करके अपने रास्ते जाने लगती है। तभी सेमी उसे रोकती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बात को स्कूल में किसी को ना बताए वरना उसकी बेइज्जती होगी। याओ का ये बात किसी को बताने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वो दूसरों की तरह नहीं थी, लेकिन याओ के कुछ भी ना कहने पर सेमी को गुस्सा आता है और वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो उसे जान से मरवा देगी। ये सुनकर याओ भी गुस्से में आ जाती है और कहती है जो करना कर लो, लेकिन मैं ये बात पूरी स्कूल को बता कर ही रहूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सेमी भी अपने घर लौट आती है। वो फोन पर कुछ गुंडों से बात करती है और साओ की गर्लफ्रेंड यानी याओ को सबक सिखाने के लिए कह देती है। अगले दिन फेई याओ को बताता है कि उसकी बहन एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर 3 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, इसीलिए उसके घर वाले उसे एडवांस में ही बर्थडे पार्टी दे रहे हैं। दूसरी तरफ सन एक बस स्टॉप पर खड़ी होती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें उसे स्कूल के पीछे आने को कहा गया था। सन को लगता है शायद कोई उससे जरूरी बात करना चाहता है, इसलिए वो मैसेज के मुताबिक स्कूल के पीछे आती है। लेकिन तभी कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और सन अपनी जान बचाने के लिए भागती है। भागते भागते वो एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर में वो गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। सन उनसे डर कर पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। एंड दोस्तों वहाँ सन की मौत हो जाती है। अगले दिन जब सबको सन की मौत के बारे में पता चलता है तो उसकी फैमिली पूरी तरह टूट जाती है। उसकी फैमिली रो रो कर बेहाल हो जाते हैं। यहाँ सेमी ने अपना माइंड गेम खेलकर सन की मौत का जिम्मेदार याओ को बना दिया होता है, जबकि ये सब के पीछे सेमी का ही हाथ था। उन गुंडों ने सन को याओ समझकर मार दिया था और अभी ये केस ऑफिसर्स तक पहुंच जाता है। अब सभी लोगों को ये लगने लगता है कि सन को सुसाइड करने पर मजबूर करने वाली और कोई नहीं बल्कि याओ ही थी। याओ रो रो कर सबको समझाती है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त साओ भी उस पर भरोसा नहीं करता। अब याओ दिन ब दिन स्ट्रेस में डूबती जा रही थी। उसकी जिंदगी पर फिर से नर्क बनते जा रही थी।
कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो क्या करे, और तभी वो एक फैसला लेती है कि अपनी जान देकर ही वो सबके सामने साबित कर पाएगी कि वो निर्दोष है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ समुद्र के किनारे खड़ी है। उसे पानी में देखकर पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स वहाँ जमा हो जाते हैं। कुछ लोग उसे चिल्लाकर बोल रहे थे कि वो एक मर्डरर है, उसे अपनी जान दे देनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे रुक जाना चाहिए। पर इतने लोगों के होने के बावजूद कोई भी याओ को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। समुद्र की लहर इतनी बड़ी थी कि किसी ने भी सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। स्कूल में जब फे और साओ को भी ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए वहाँ जाने लगते हैं। वहीं याओ सी में कूदने से पहले सबको कहती है कि वो निर्दोष है, उसने किसी को भी परेशान नहीं किया। वो उनसे कहती है, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो, जबकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है, पर तुम्हें एक बार अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। तुम सब जब मिलकर मुझे बुली किया करते थे तब तुम्हें नहीं लगा कि तुम गलत कर रहे हो? जैसे तुम सारे लोग कायर हो, तुम्हें बस तमाशा देखना पसंद है, तुम्हें बस दोष देना पसंद है दूसरों को। ये कहकर आखिर में याओ समुद्र में कूद कर अपनी जान दे देती है। पर तभी पानी में कोई छलांग लगाता है, एंड ये और कोई नहीं बल्कि फेई होता है। वो उसे किसी तरह गहरे पानी से बाहर निकालता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की तरह अब और कोई भी अपनी जान गंवाए, लेकिन पानी से निकलने के बावजूद याओ की सांसें नहीं चलती। अब यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं ऑफिसर्स को असली कल्प्रिट मिल गया था, जो और कोई नहीं बल्कि सेमी थी। वो उससे पूछताछ करने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब ये केस पूरे देश में फैल जाता है, हर टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ यही होती है। इसीलिए लॉ स्कूल बुलिंग के ऊपर एक नया कानून तैयार करता है ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसी कोई घटना आगे से ना हो। और अगर हम बात करें सेमी की, तो वो एक माइनर थी, इसे लीगली उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। पर अब कोर्ट ही डिसाइड करी कि उसके साथ आगे क्या करना है। दूसरी तरफ साओ याओ के लिए कुछ फूल लेकर आता है, जिसे वो घर के विंडो पर रख देता है। हमें नहीं पता कि याओ जिंदा है या नहीं, या उसकी उस इंसिडेंट में मौत हो गई। हम देख पाते हैं मिस यान अब अपने पार्लर के सारे सामान को बेच रही थी। अपनी बेटी के साथ जो सब कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने अपना ये सब काम करना छोड़ दिया था। वहीं फे अब एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लेता है, क्योंकि उन सब इंसिडेंट के बाद उसका वहां पढ़ना नामुमकिन था। उसने अपनी बहन और अपने पहले प्यार को खो दिया। अब कहानी के आखिरी सीन में हम याओ को देख पाते हैं, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो उस इंसिडेंट से बच गई। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसके दिल में एक बोझ सा बन गया था। वो आज उसी रिवर के किनारे बैठी होती है जहाँ कभी फे ने उसे रिवर से निकाला था। तभी अचानक वो देखती है फे उसके आगे खड़ा होता है। वो मुस्कुराता है और इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी बारे में क्या कहूँ, इसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम लोगों को जज कर लेते हैं, लोगों को हर्ट कर देते हैं, उन्हें कुछ ऐसा कह देते हैं उनकी सिचुएशन को समझे बिना, ये जाने बिना कि वो इंसान अंदर ही अंदर क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा। पर एक बार अगर हम दूसरों के शूज़ में खुद को रख कर देखें तब हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीतेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।